जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। और आज हम लोग संविधान की यात्रा पर चलते हैं और संविधान का पहला टॉपिक देखते हैं। और आज टॉपिक प्रस्तावना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला टॉपिक मैंने जैसा कि कल सिलेबस में बताया था कि हम लोग प्रस्तावना से शुरू करेंगे, क्योंकि इसका पहला टॉपिक प्रस्तावना से ही पूछना है। तो प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों, देखा होगा आप लोगों ने किसी भी पुस्तक के पहले आप लोग भूमिका या प्रस्तावना देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रस्तावना या भूमिका उद्देश्य का भी हो सकती है, क्योंकि ये अगर उस पुस्तक के उद्देश्य को पूरा कर रहा होता है या उसमें जो विचार सम्मिलित किए गए उसके उद्देश्य को पूरा कर रहा होता है तो ये उद्देश्य का भी कहलाते हैं। जैसे हम लोग पहले निबंध लिखा करते थे दोस्तों, तो निबंध में सबसे पहले रूपरेखा लिखा करते थे। तो एक प्रकार की रूपरेखा ही है कि इसमें अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अर्थात कह सकते हैं कि ये रूपरेखा, इसी को प्रस्तावना, इसी को हम लोग उद्देश्य का कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहा जाता है दोस्तों। तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है, ये हम लोग आज पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका जो है ये विचार कैसे आया और कहाँ से चीज़ें सम्मिलित की गई। तो संविधान की उद्देशिका की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन इसका जो विचार सम्मिलित किया गया है दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है, जैसे हम भारत के लोग, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही शामिल किया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो उद्देशिका है ये क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये दोस्तों हमारी प्रस्तावना है और इसको हम लोग याद रख लेते हैं। और याद थोड़ा सा कठिन हो सकता है याद रखना, लेकिन अगर याद होंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और जो कि सॉल्व हो जाते हैं। और वैसे भी प्रस्तावना तो हमारी याद होनी ही चाहिए, इतना बड़ा संविधान है तो प्रस्तावना तो थोड़ी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको याद करिए दोस्तों। नहीं याद होते हैं तो इसकी जो बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें हैं वो हालांकि मैं इसमें बताऊँगा, जो क्वेश्चन हम लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि किस किस चीज़ की बात की गई है या हमें कौन सी चीज़ हमारे एग्जाम के हिसाब से काम की चीज़ है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं जैसे हम भारत के लोग, तो भाई ये क्या दर्शा रहा है, हम भारत के लोग, मैंने ऊपर लिखा है कि हम और भारत के लोग कहा गया है इसमें। तो हम भारत के लोग एक प्रकार का ये दिखा रहा है कि इस संविधान को अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात अधिकार का स्रोत क्या है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का हम भारत के लोग पूरा शब्द जो है ये संविधान के अधिकार के स्रोत को दर्शा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत के लोगों से ही इसको क्या प्राप्त हो रहा है, अधिकार प्राप्त हो रहे हैं संविधान को दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है, तो जिसमें लिखा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ तक देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को बनाने की बात कह रहे हैं। कैसा, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होए। भारत कैसा है, अर्थात ये दिखा रहा है कि भारत की प्रकृति कैसी है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे सामने भारत की प्रकृति इस प्रस्तावना में स्पष्ट हो रही है कि हमारा भारत जो है संप्रभु है। कैसा है दोस्तों, संप्रभु, सोवरेनिटी, अर्थात कह सकते हैं कि भारत जो है सभी निर्णय लेने में सक्षम है। इस पर किसी बाहरी दबाव नहीं है, इस पर किसी बाहरी लोगों के काम, वो बाहरी लोगों के अधिकार या दबाव काम नहीं करेंगे। अर्थात पूर्णतः भारत सरकार या आंतरिक हो चाहे फिर बाहरी हो, सभी प्रकार के निर्णय लेने में स्वतः सक्षम है, ये दिखा रहा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व अर्थात पूरी तरीके से प्रभुत्व है हमारा, ठीक है दोस्तों, भारतीयों का, तो संपन्न है। और अगला क्या कह रहा है, समाजवादी। दोस्तों समाजवादी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो और कैसा हम लोग जो देश है ये, तो समाजवादी देश है,
पंथ निरपेक्ष देश है, लोकतंत्रात्मक है यहाँ पे अर्थात लोकतांत्रिक देश है, और गणराज्य है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? गणराज्य है। तो ये एक प्रकार के शब्द जो हैं, चारों पांचों शब्द जो हैं, जैसे संप्रभु हो गया या संपूर्ण प्रगतिशील कहते हैं, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, तो ये पांचों शब्द हमारे संविधान की प्रकृति बता रहे हैं दोस्तों, कि संविधान की प्रकृति कैसी है, या कह सकते हैं कि हमारे देश की प्रकृति कैसी है, हमारा देश कैसा है। ठीक है, देश में कौन सी व्यवस्था लागू होती है दोस्तों, तो हम लोग इनको देखते हैं। इसके बाद अब इसमें मैंने पढ़ा है, आप लोगों को बताया है कि बनाने के लिए तो उसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिकों की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्या कह रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना, मैंने इसलिए लिखा भी इस टाइप से है। तो भाई न्याय की बात कर रहा है, कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे देश में कौन सी बात की गई है? कि सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो दोस्तों। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन कौन से न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि विचार अभिव्यक्ति, कौन कौन सी चीज? तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 चीजें हैं दोस्तों। देखो मैंने आप लोगों के सामने गोला कर दिया है। तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात इन 5 चीजों की हम लोगों की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, किस किस की? तो विचार अर्थात हम कुछ भी विचार रख सकते हैं, ये प्रस्तावना में भी दिया गया है और 19 आर्टिकल में भी है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, अर्थात हम किसी पर विश्वास कैसे करना है, हमें किसी विचार पर विश्वास करना है, किसी विचारधारा पर विश्वास करना है, और कौन सा धर्म हमें स्वीकार करना है, कौन सा हम मानना है, और हमें किस देवता की या किस ईश्वरीय शक्ति की पूजा करनी है, ये हम सब लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने हिसाब से ही चुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात स्वतंत्र हैं हम इन चीजों को मानने के लिए, ये प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये 2 शब्द हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात समानता। समता का यहाँ अर्थ किससे है? तो समानता से है। तो कौन कौन सी चीजों में है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 चीजों की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दोस्तों। अर्थात हम लोगों की जो प्रतिष्ठा है वो सभी लोगों की समान रूप से होगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति छोटा या कोई व्यक्ति बड़ा, कोई व्यक्ति महान, कोई व्यक्ति तुच्छ, ऐसा नहीं है। सभी लोगों की प्रतिष्ठा है, सभी संस्थाओं की, सभी विचारों की एक प्रतिष्ठा होती है। और अवसर, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी को भी कम या ज़्यादा अवसर नहीं होगा, सभी को बराबर अवसर दिया जाएगा, फिर वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो या आर्थिक अर्थात आर्थिक रूप से आय प्राप्त करने के लिए। तो किसी भी चीज़ में समानता की बात की गई है, उसमें सभी को अवसर दिया जाएगा समान रूप से दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना ही कह रही है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि किस किस चीज़ की प्रस्तावना में समानता की बात की गई है। तो 2 चीज़ों की, तो याद रखिएगा दोस्तों, न्याय में 3 चीज़ों की बात की गई है। कौन कौन से न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और न्याय। और स्वतंत्रता किस किस की चीज़ है? तो 5 चीज़ों की, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और हम लोगों की समता किस चीज़ की, अर्थात समानता किस चीज़ की है? तो 2 चीज़ों की, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो ये 3 चीज़ किस न्याय है, 5 में क्या है? स्वतंत्रता है, और 2 की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। तो क्या कह रहा है इसके आगे? तो इसको प्राप्त कराने के लिए, ये चीज़ें प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में अर्थात जो नागरिक हैं भारतीय, यहाँ पे देखो कहा गया था नागरिकों को, और उन सब में कोई क्या चीज करना? व्यक्ति की गरिमा दोस्तों। कौन सी? अर्थात हर व्यक्ति की अपने एक गरिमा होती है, अर्थात हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, उसका स्वभाव होता है। तो उस व्यक्ति का स्वाभिमान बना रहे, उस व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। कोई भी संस्था हो, संगठन हो, विचार हो, हर संस्था या संगठन या व्यक्ति की गरिमा होती है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा बरकरार रखना है हमें, हर व्यक्ति की गरिमा होती है अपनी। ठीक है दोस्तों, और अगला क्या कह रहा है? तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता दोस्तों। कौन सी एकता? तो राष्ट्र की एकता की बात स्पष्ट रूप से कही गई है दोस्तों इसमें। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता,
केवल एकता नहीं और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इसमें दोस्तों ये शब्द अंडरलाइन करिए, इसको गोला करिए। तो बंधुता बढ़ाने के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि बंधुता ऐसी होनी चाहिए जो कौन से काम आ सके, राष्ट्र की एकता के लिए और राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए, कि राष्ट्र के सभी नागरिक एक हों, अर्थात पूरा राष्ट्र क्या हो, एक हो, और अखंड हो, अर्थात जिसका खंडन ना किया जा सके दोस्तों। तो अखंड होने की बात कर रहा है, इसमें अखंडता की बात कर रहा है। तो ऐसी बंधुता बढ़ाना है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा रखनी है और ऐसी बंधुता बढ़ानी है जिससे राष्ट्र एक बना रहे और अखंड बना रहे दोस्तों। ये हमारे प्रस्तावना में सीधे स्पष्ट रूप से कहा गया है, शब्दों में कहा गया है। तो इसके आगे ये चीज़ों की बात की गई है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका हम लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, तो जो लोग उस समय बैठे हुए थे संविधान सभा में, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि हम लोग दृढ़ संकल्प ले रहे हैं अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अर्थात प्रस्तावना को हम लोग जो स्वीकार कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं हम लोग अपने संविधान को। किस तारीख को जिस प्रस्तावना में दिया गया तारीख है, तो 26 नवंबर 1949, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं और संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन डेट पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी डेट हमारी प्रस्तावना में दी गई है, तो 26 नवंबर 1949 डेट दी गई है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख दी गई है, तो ये तारीख है। अगर इसको हम लोग विक्रमी में निकालें तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको स्पष्ट रूप से ये कहा जाएगा क्योंकि इसमें 57 ऐड कर दीजिए तो 2006 निकल के आएगा, तो वो विक्रमी संवत निकल आएगा दोस्तों। ये ईस्वी में दिया हुआ है, तो ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को विक्रमी, हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछ सकता है, तो हम लोगों उसके लिए है, मैंने बता दिया है। तो ये तारीख जरूर याद रखिएगा। और इसी को संविधान दिवस भी मनाते हैं क्योंकि संविधान इस दिन लागू, वो बन के तैयार हो गया था, और लागू गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को। और क्या कह रहा है फिर इसके आगे, इसको एतत् द्वारा, इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं दोस्तों, अर्थात अपने अंगों में समाते हैं, और अधिनियमित, अर्थात इसको कानून का रूप भी देते हैं, अधिनियमित करते हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं, आत्मार्पित, आत्मा में समाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रस्तावना में जो चीजें, इन चीजों में बात की गई है उसको आत्मा में अर्पित करते हैं, मतलब समाते हैं। तो क्या कहते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये 3 शब्द भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द हमारी प्रस्तावना में दिए हुए हैं। तो ये 3 शब्द भी कभी कभी पूछ लेता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं दोस्तों। तो ये हमारी प्रस्तावना है। इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से मैंने की है, इसको ध्यान देना है, इसको पढ़ना है दोस्तों। जैसे मैं एक शब्द था इसमें समाजवादी शब्द दोस्तों, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये थोड़ा सा शब्द सुन लीजिए, ये मैंने संप्रभु के बारे में बता दिया। तो समाजवादी का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो समाजवादी का मतलब हमारे देश में जो समाजवादी शब्द स्वीकार किया गया है वो लोकतंत्रात्मक समाजवादी अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है यहाँ पे, अर्थात जो हमारे देश में आय और वितरण के साधन है उस पर सरकार का और निजी दोनों का अधिकार होगा, अर्थात यहाँ पे निजी कंपनियां भी होंगी और सरकारी कंपनियां भी होंगी, और इसमें सरकार को राष्ट्रीयकरण का और निजी संपत्ति के उन्मूलन का भी अधिकार होगा दोस्तों। इसका मतलब सीधे से ये निकल गया है। हालांकि ये समाजवादी शब्द यहाँ पे हमारे डीपीएसबी से निकल रहा है, इसलिए ये बाद में जोड़ा गया है दोस्तों शब्द। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्ष। एक होता है धर्मनिरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। तो इसके विवाद में मत फंसिए दोस्तों अभी, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, ये अलग अलग थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो और मोटे तौर में एक ही हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे एक ही समझिए, वो कभी और बताऊंगा मैं कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या कहता है कि जिस देश का या जिस भी मतलब समुदाय का कोई धर्म ना हो, अर्थात हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, तो हमारे देश का जब कोई धर्म नहीं है तो सभी धर्म हमारे लिए क्या है, समान है दोस्तों। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई स्वयं का धर्म ना हो, अर्थात अपने राज्य का कोई स्वयं का धर्म नहीं है दोस्तों, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना बौद्ध, ना जैन, सभी लोग बराबर हैं।
ठीक है दोस्तों, तो कोई एक धर्म को बढ़ावा देने की बात नहीं करता है, सभी धर्मों को समान रूप से मानने की बात करता है। तो स्पष्ट रूप से उसका अर्थ क्या है पंथ निरपेक्ष का, जिसका कोई स्वयं का अपना धर्म ना हो। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान देना है इस शब्द को, जिसका कोई स्वयं का धर्म ना हो उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, और लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ, तो लोकतांत्रिक का मतलब हुआ अर्थात जहां पर सभी वर्गों को समान रूप से अवसर या सभी वर्गों को समान रूप से एक साथ समाहित किया जाए तो वो लोकतांत्रिक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अमीरों को ही केवल ऊंचे पद पे बैठा दिया जाए, या कह सकते हैं कि जो अलग समुदाय किसी समुदाय विशेष के हैं उनको किसी ऊंचे पद पे बैठा दिया जाए, दूसरे समुदाय को न बैठाया जाए। तो हर वर्ग को, हर समुदाय के, हर रंग के, हर नस्ल के, हर भाषी लोगों को हमारे देश में स्वीकार किया गया है, इसलिए लोकतांत्रिक देश है। जैसा आप लोगों ने हो सकता पढ़ा हो एनसीईआरटी में दोस्तों, तो जैसे एनसीईआरटी कक्षा 9 की है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट है, तो इसमें देखा होगा कई उदाहरण भी दिए गए, चिली का उदाहरण दिया गया है, पोलैंड का उदाहरण दिया गया है, म्यांमार का भी सत्ता पलट का दिखाया गया है। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल देखो लोकतांत्रिक का ही दिखा रहा है, तो एनसीईआरटी में कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो इसमें लोकतांत्रिक क्या चीज़ होती है इसके बारे में थोड़ा दिखाया गया, फिर उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई गई है दोस्तों। तो यहाँ पर हालांकि समय नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें सभी को बराबर रूप से हक दिया जाए या स्वतंत्रता बराबर दी जाए, सभी लोगों को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी हो दोस्तों, प्रेस की आज़ादी हो, इन सब की जहाँ पे आज़ादी होती है वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक कहलाता है दोस्तों। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, इसके बारे में डिटेल से आगे कभी चर्चा करेंगे। अगला क्या है, गणराज्य, अर्थात जो व्यवस्था होती है वो दो तरह की होती है लोकतांत्रिक, एक राजशाही लोकतांत्रिक हो सकता है, एक गणराज्य हो सकता है दोस्तों देश। ठीक है, तो अपने देश में गणराज्य है, अर्थात कोई राजा या रानी हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे देश में गणराज्य को स्वीकार किया गया है, गणतंत्र को स्वीकार किया गया है दोस्तों। तो गणराज्य या गणतंत्र का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि राज प्रमुख जो देश का प्रमुख है इसकी नियुक्ति या चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी विधि से एक निश्चित समय बाद होती है। कोई यहाँ पर वंशानुगत पद नहीं है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, जब वहाँ के राज प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वंशानुगत रूप में ना होकर एक निश्चित तिथि के बाद होता है तो वो गणतंत्र या गणराज्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी व्यवस्था कैसी है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, और स्वीकार कौन से किया गया है, तो लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। और साथ में क्या है हमारी व्यवस्था, समाजवादी है। और धर्म कैसा हमारे यहाँ, तो कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है दोस्तों। तो ये इसकी व्याख्या थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया दोस्तों, तो ये मूल प्रस्तावना में समाजवादी 3 शब्द नहीं थे दोस्तों। अब 3 शब्द कौन कौन से नहीं थे, तो ये समाजवादी शब्द नहीं था दोस्तों इसमें, तो समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा बहुत जाता है कि कौन कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं। और दूसरा कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है दोस्तों, कौन सा, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया है वो है और अखंडता, तो ये अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़ दिए गए हैं दोस्तों। तो ये कब जोड़े गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों जोड़े गए हैं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था दोस्तों। आप लोगों को पता है कि उस समय आपातकाल लगा हुआ था, 1975 वाला। तो ये उस समय बाद में जोड़ा गया है कि समाजवादी शब्द ये उन्होंने डीपीएसबी से निकालने की कोशिश की है, और धर्म के बारे में इन्होंने बताया कि कोई धर्म नहीं है हमारे देश का। और अखंडता की बात इसलिए स्वीकार की गई क्योंकि उस समय अलगाववादी तत्व बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे दोस्तों। तो इसलिए ये 42वें, ये इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन, ये डेट, ये संविधान नंबर संशोधन जरूर याद रखना, 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अच्छा भाई, ये जोड़े तो गए हैं, तो अभी तक भाई ऐसा क्या क्यों नहीं जोड़े गए थे, कुछ ऐसी चीजें थी क्या, तो बिल्कुल इस समय विवाद ये उत्पन्न हो रहा था कि प्रस्तावना, कई रिट दायर की गई, इसमें वाद भी आए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि भाई क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, या प्रस्तावना का संविधान का जो हिस्सा है या नहीं है, तो इसके लिए तमाम वाद आए। जैसे 1960 में वेरूवाड़ी वाला वाद आया था, वेरूवाड़ी बनाम संघ वाला। तो
वाड़ी वाला जो वाद है इसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। लेकिन बाद में एक समय बीतता है और एक सबसे बड़ा और अभी तक का सबसे बड़ा ये वाद आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कई बार चर्चा करेंगे, पूछा भी बहुत जाता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद है ये 1973 का है दोस्तों। कब आया था? तो 1973 में केशवानंद वाला जो केस है, एक केशवानंद केस बहुत पूछा जाता है। तो 1973 का केशवानंद जो वाद है ये अभी तक का सबसे बड़ा वाद है और इसमें स्वीकार किया गया था कि भाई संविधान का हिस्सा प्रस्तावना है और इसमें संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए देख सकते हैं कि 73 में ये वाद आया, इसके बाद तुरंत 76 में क्या हो गया? संशोधन हो गया और 76 में ये 3 शब्द दोस्तों जोड़ दिए गए। हालांकि 1995 में एक वाद और आता है जिसको LIC वाद कहा जाता है। तो LIC वाला जो वाद 1995 में आता है इसमें भी स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है दोस्तों। ये 3 याद रखना। वेरूवाड़ी वाला केस याद रखना दोस्तों। तो वेरूवाड़ी वाला कब आया था? तो वेरूवाड़ी वाला 1960 में आया था दोस्तों। कब आया था? तो 1960 में। तो वेरूवाड़ी वाला 1960 में आया, LIC वाला 1995, केशवानंद वाला 1973। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला है क्योंकि इसी से आधारभूत ढांचे का भी व्याख्या की गई थी दोस्तों। ये आगे क्या है, ये चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो ये चीज़ें इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये प्रस्तावना को लेकर क्वेश्चन ये इस टाइप के बनेंगे। और प्रस्तावना कई प्रकार से क्वेश्चन जो पूछने की संभावनाएं होती हैं वो ये हैं दोस्तों। तो हम लोगों को वाद ये याद रखना है, कौन कौन से ये चीज़ें, न्याय की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, समता की बात की गई, ये तिथि याद रखना है और ये शब्द कब जोड़े गए हैं, किसका क्या औचित्य है, किसका क्या अर्थ है और कहाँ से इसके स्रोत प्राप्त होते हैं। तो ये दोस्तों प्रस्तावना है और इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग आगे चलेंगे। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ भी प्रकार का डाउट हो, ना चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो कमेंट, ताकि उसी प्रकार से उसका सॉल्यूशन दिया जा सके क्योंकि मैं यही सोचता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर ना समझ में आ रही है कोई चीज़ें तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट करिए। और पूरी, मैंने बताया आप लोगों को कई बार कि पूरा संविधान ये इसमें कंप्लीट डालना है और कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हालांकि ये UPSI के लिए है, इसलिए UPSI को टारगेट किया गया है। प्रस्तावना वाले जितने क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो UPSI को टारगेट मेन रूप से है, इसलिए उसके सिलेबस के आधार पर चीज़ें चल रही हैं अभी। फिर और चीज़ें जो अलग होंगी वो अलग वीडियो बना के डाल दिए जाएंगे। अभी केवल UPSI को फोकस किया गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।